बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है इन्फेक्शन। ठीक है, हमने देखना है कि इन्फेक्शन क्या होता है, कॉजेज़ क्या हैं, टाइप्स क्या हैं, मॉर्फोलॉजी क्या है, माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग्स क्या हैं। इसके अलावा देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फेक्शन को जो है उसके जो प्रोग्रेस है या प्रोग्नोसिस है उसको अफेक्ट करती हैं कि इन्फेक्शन होगी या नहीं होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी, किस तरह से होगी, कितने टाइम में होगी, इसको अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब फिर से बता देती हूँ कि मीडियम प्रॉब्लम्स यूज़ कर रहे हैं और इसके अलावा जो पॉइंट्स हमें चाहिए होंगे एट द लेवल ऑफ फर्स्ट ईयर उनको एक्सट्रैक्ट करेंगे, बाकियों को रहने देंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन एंड इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्या है? एंड इनफैक्ट इज एन एरिया ऑफ इस्कीमिक नेक्रोसिस। व्हाट इज इट? इट इज़ एन एरिया ऑफ इस्कीमिक नेक्रोसिस। दिस इज द पॉइंट टू बी नोटेड कि निक्रोसिस बहुत सी वजह से हो सकता है। ठीक है, हमारे पास टॉक्सिन्स की वजह से होता है और बहुत सी वजह से होता है। हम निक्रोसिस की डिटेल पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब इस्कीमिक नेक्रोसिस इज नोन एज इन्फेक्शन। ठीक है, क्या होगा कि हमारे पास वेस्कुलर सप्लाई इफेक्ट होगी। वेस्कुलर सप्लाई कब इफेक्ट होती है? हमारे पास ज़्यादातर जो आर्टेरियल एम्बोलाई डेवलप होते हैं या जो आर्टेरियल थ्रोम्बो एम्बोलिज्म होता था, आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस या फिर एम्बोलिज्म, दोनों केसेस में इन्फेक्शंस डेवलप होती हैं इन द एरिया आफ्टर द एम्बुलस। मसलन अगर हमारे पास एक आर्टरी है, यहाँ पे हमारे पास थ्रोम्बस डेवलप हो गया तो उसका जो डाउन स्ट्रीम एरिया है उस वहाँ पे इन्फेक्शन होगी। ठीक है, वो जिस एरिया को सप्लाई करी होगी वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से भी हो सकती है, ट्यूमर या फिर एडिमा की डेवलपमेंट की वजह से भी हमारे पास इन्फेक्शन हो सकती है। ठीक है, मुख्तलिफ कॉजेज़ हैं। मुख्तलिफ कॉजेज़ में मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस या फिर आर्टेरियल एम्बोलिज्म। ठीक है, और ये जो है अगर हमारे पास डायबिटिक पेशेंट्स में होगी तो विल लीड टू गैंग्रीन। गैंग्रीन में क्या होता है कि आपके जो डिस्टल पार्ट्स हैं, प्रोक्सिमल डिस्टल पार्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल हैंड्स और फिंगर्स, इनमें क्या होता है कि डिजनरेशन होती है, इन्फेक्शन होती है, ब्लैकिश सा वो एरिया हो जाता है और उसके बाद वो खुद ही टूट टूट के गिरना शुरू हो जाता है, ड्राई होकर गिरना शुरू हो जाता है। और गैंग्रीन में पेन नहीं होता जब आपका किसी भी पेशेंट का जो है वो पार्ट गिरेगा ड्राई होके तो उसको पेन नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से गैंग्रीन हो सकते हैं इन डायबिटिक पेशेंट्स। तो इन्फेक्शन मोर कॉम्प्लिकेशन क्या होगी इसकी? गैंग्रीन होगी इन डायबिटिक पेशेंट्स। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं मॉर्फोलॉजी पे या फिर टाइप्स पे। दो टाइप्स के हैं हमारे पास इन्फेक्ट्स, रेड इन्फेक्ट्स एंड वाइट इन्फेक्ट्स। रेड इन्फेक्ट्स एंड वाइट इन्फेक्ट्स। रेड इन्फेक्ट्स आर द हेमोरेजिक इन्फेक्ट्स। रेड इन्फेक्ट्स क्या है? हेमोरेजिक इन्फेक्ट्स हैं। और वाइट इन्फेक्ट्स हमारे पास एनेमिक इन्फेक्ट्स हैं। ठीक है, रेड इन्फेक्ट्स में हमारे रेड इन्फेक्ट्स ज़्यादातर हमें मिलेंगे वेनस सप्लाई में मिलेंगे। जिस तरह से हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास थ्रोम्बस डेवलप हो तो उसमें डिस्टिंग्विशिंग फीचर यही होता है आर्टेरियल और वेनस थ्रोम्बस का कि वहाँ पे जो रेड सेल्स हैं, रेड वाला जो एरिया है वो ज़्यादा होगा हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग में। इसी तरह से यहाँ पे भी राइट हेमोरेजिक जो हैं वो वेनस में ज़्यादा होंगे और जो वाइट एनेमिक हैं ये जो है आर्टेरियल में होंगे। ठीक है, तो रेड इन्फेक्ट्स कहाँ कहाँ हो सकते हैं? एक तो ऐसी जगह पे हो सकते हैं जहाँ की डुअल नर्व सप्लाई हो। इसके अलावा वहाँ पे लूज टिश्यू हो, जैसा कि स्पॉन्जी ऑर्गन है, हमारे पास लंग्स हैं। ठीक है, इन जगह में ज़्यादातर कौन से इन्फेक्ट्स होंगे? रेड इन्फेक्ट्स होंगे। क्यों होंगे स्पॉन्जी ऑर्गन्स या लूज टिश्यूज़ में रेड इन्फेक्ट्स? क्योंकि वहाँ पे ब्लड स्टोरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। ब्लड स्टोरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है तो कौन से इन्फेक्ट्स होंगे? रेड इन्फेक्ट्स होंगे। ठीक है, इसके अलावा वेनस एंड पे भी इसी वजह से रेडनेस ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पे ब्लड स्टोर हुआ होता है, स्टेसिस हुआ होता है ब्लड का। ठीक है, और दूसरा हमारे पास लंग्स जो है उनमें क्या होती है? ड्यूअल सप्लाई होती है, एक पल्मोनरी सप्लाई होती है और एक ब्रोंकियल सप्लाई होती है। इस वजह से वहाँ पे जो है हमारे पास जो इन्फेक्ट्स डेवलप होंगे वो क्या होंगे? रेड इन्फेक्ट्स होंगे। ठीक है, और ऐसी स्टेट्स में भी हो सकता है जबकि पहले इन्फेक्शन हो चुकी हो और उसके बाद ब्लड फ्लो दोबारा रीएस्टैब्लिश हो तो वहाँ पे भी हमारे पास रेड इन्फेक्ट्स मिलेंगे। वाइट इन्फेक्ट्स कहाँ होंगे? आर्टेरियल ऑक्लूजन्स की वजह से होंगे, सॉलिड ऑर्गन्स में होंगे जहाँ पे ब्लड स्टेसिस नहीं हुआ होगा। तो ज़्यादातर जो कंपोनेंट है इन्फेक्ट का वो हमारे पास क्या होगा? वाइट इन्फेक्ट्स होंगे। ठीक है, हार्ट, स्प्लीन, किडनी, इन चीज़ों में क्या होंगे? वाइट इन्फेक्ट्स होंगे। इसके अलावा जहाँ पे ब्लड सीपेज के चांसेस कम है, जैसा हमारे पास लंग्स है तो वहाँ पे ब्लड स्टोर हो सकता है। ठीक है, तो जो है वहाँ पे हमारे पास रेड इन्फेक्ट्स होंगे और यहाँ पे वाइट इन्फेक्ट्स होंगे। फर्दर इनकी ब्लड सप्लाई भी एक एक ही है, हार्ट की, स्प्लीन की, किडनी की, इनकी एक एक ब्लड सप्लाई है ना, तो इस वजह से इनमें वाइट इन्फेक्ट्स होंगे। ठीक है, इसके अलावा होंगे वेज शेप होंगे होगी, वो फॉर्म हो रही होगी ऑक्लूडेड ब्लड वेसल से, और जबकि जो बेस है वो फॉर्म हो रही होगी विद द ऑर्गन जो भी जिसको वो सप्लाई करी थी और वहाँ पे ऑक्लूजन होगी। तो यहाँ पे हमारे पास वेज शेप होगी। यहाँ पे जो हमारे पास इन्फेक्ट का पहला डिफरेंस क्या होगा कि जो हमारे पास इन्फेक्ट्स हैं जो कि रेड इन्फेक्ट्स हैं, रेड इन्फेक्ट्स में क्या होगा कि हमारे जो उसका रिम है ना, इन्फेक्ट का रिम है वो पेलर होगा। क्या होगा? पेलर होगा। ठीक है, यानी पेल होगा। ठीक है, ड्यू टू अकोमुलेशन ऑफ फिब्रिन। ठीक है, हमारे पास
पेलर होगा ये, ठीक है। इसके अलावा जो हेमोरेजिक इन्फैक्ट है या फिर जो वेनस वेसल्स में डेवलप हो रहा था इन्फैक्ट, उसमें क्या होगा कि उसका जो रिम होगा वो होगा ब्राउनिश इन कलर। ब्राउनिश इन कलर क्यों होगा? ब्राउनिश इन कलर होगा ड्यू टू लाइसिस ऑफ हीम आयरन होगा। हीम आयरन क्या बनाती है फर्दर? हमारे पास हेमोसिड्रिन बनाती है, हेमोसाइड्रिन बनाती है, जिसकी वजह से वो हेमोसाइड्रिन इज ब्राउनिश इन अपीयरेंस, तो उसका जो रिम होगा वो ब्राउनिश इन अपीयरेंस होगा, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं इस्कीमिक कोगुलेटिव नेक्रोसिस में। इस्कीमिक कोगुलेटिव ये है कि जो है हमारे पास मोस्ट ऑफ द टिश्यूज हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग क्या होगी? ये हमने देखा ना कि अभी हमारे रेड इन्फैक्ट्स वाइट इन्फैक्ट्स दिखे हैं। उसके अलावा हमारे पास बाकी मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़ में हमारे पास हिस्टोलॉजिक फाइंडिंग क्या मिलेगी कि जो हमारे पास मार्जिन्स ऑफ इन्फैक्ट है ना, या रिम ऑफ इन्फैक्ट वही वाला जो इसका भी हम डिस्कस कर रहे थे, उनमें इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। और जो है एक तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होगा और दूसरा उनमें जो है बेटरमेंट आने लग जाएगी। आप ये कह लें कि वहाँ पे ज़्यादा जो है सेल्स आएंगे, हमारे पास जो भी हमारे इम्यून सेल्स हैं वो आएंगे, और इसके अलावा वहाँ पे हमारे पास रीजनरेशन शुरू हो जाएगी, ठीक है, अगर हमारे पास स्ट्रोमा ऑफ द टिश्यू इंटैक्ट है। स्टोमा क्या होता है? जो हमारे पास सपोर्टिव पार्ट होता है उसको हम स्टोमा कहते हैं। अगर वो इंटैक्ट है तो हमारी जो थोड़ी बहुत रीजनरेशन हो जाएगी, ठीक है। स्टोमा इंटैक्ट है और पेरेन्काइमा डिस्टर्ब हुआ है तो थोड़ी बहुत रीजनरेशन हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा इन 1 to 2 days, ठीक है, इन 1 to 2 days हमारे पास उसका इन्फ्लेमेशन शुरू होती है और उसके बाद इन्फ्लेमेशन विल बी फॉलोड बाय रिपेयर, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो अगर मैंने बताया कि स्टोमा जो है अगर वो इंटैक्ट है तो हमारे पास उसकी रिपेयर शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक ये पॉइंट है कि हमारा जो बाकी ज़्यादातर टिश्यूज़ हैं उनमें स्कार टिश्यू डेवलप हो जाएगा। बहुत कम जगह हैं जहाँ पर रिपेयर होगी, ठीक है। स्टोमा की इंटैक्ट होने की वजह से बहुत कम टिश्यूज़ होंगे जिनकी रिपेयर होगी, बाकी ज़्यादातर क्या होगा कि उनमें स्कार टिश्यू डेवलप हो जाएगा। स्कार टिश्यू क्या होता है कि हमारे पास अगर मसलन जिस तरह हार्ट में डेवलप होता है, एमआई में हम पढ़ चुके हैं, रिपीट कर लेते हैं कि अगर एक नॉर्मल फंक्शनल टिश्यू था, ठीक है, उसमें इस्कीमिया हुआ, ठीक है, जो ओरिजिनल फंक्शनल सेल्स थे या मायोसाइट्स थे इन केस ऑफ कार्डियक मसल्स, तो क्या हुआ कि वो डेड हो गए। उसके बाद वहाँ पे फाइब्रस टिश्यू आ गया उनकी जगह पे। फाइब्रस टिश्यू को क्या कहेंगे? स्कार, ठीक है। इस तरह से स्कार फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा एक जो है एक्सेप्शन क्या है हमारे पास इस्कीमिक कोगुलेटिव नेक्रोसिस, हमने कहा है कि मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़ में ये हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग होगी। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़ में एक्सेप्शन क्या है? ब्रेन की एक्सेप्शन है कि उसमें लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस मिलेगा। क्या मिलेगा हमें? लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस मिलेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं सेप्टिक इन्फैक्ट्स पे। सेप्टिक इन्फैक्ट्स वो होंगे जो हमने पढ़ा था कि हमारे पास अगर हार्ट वेल्व्स में डेवलप होते हैं थ्रोम्बस, तो हम उनको वेजिटेशंस कहते हैं। कि वेजिटेशंस में अगर इन्फैक्ट मतलब इनकी वजह से समझ लें कि इनका एंड रिजल्ट अगर आ रहा है तो हम उसको क्या कहते हैं? सेप्टिक इन्फैक्ट्स कहते हैं। और फर्दर क्या होता है, ये जो सेप्टिक इन्फैक्ट है ये फर्दर डेवलप हो जाता है इनटू एन एब्सेस, और एब्सेस में फर्दर फिर मज़ीद इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है और उसके बाद फॉलोड बाय हीलिंग और स्कार टिश्यू डेवलपमेंट, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं कि इन्फैक्ट्स जो हैं, इन्फेक्शन होना किस चीज़ पे डिपेंड करता है। एक तो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि एनाटमी ऑफ वेस्कुलर सप्लाई क्या है, कि कोई अल्टरनेटिव ब्लड सप्लाई मौजूद है या नहीं मौजूद है। फॉर एग्जांपल लंग में जो है अल्टरनेटिव ब्लड सप्लाई मौजूद होती है। एक हमारे पास पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है, एक ब्रोंकियल सर्कुलेशन होती है, ठीक है। और ये भी बात याद रखना इस पॉइंट पे ज़रूरी है कि हम ये सोच रहे होंगे कि पल्मोनरी सर्कुलेशन में जो है वो तो वैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो उसका क्या फ़ायदा मिल रहा है लंग्स को? फ़ायदा ये मिल रहा है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर बिल्कुल ऑक्सीजन है ही नहीं। ऑक्सीजन है, ठीक है, लेकिन लेस कंसंट्रेशन में। ये बात ठीक है कि लेस कंसंट्रेशन में, लेकिन उससे हमारे पास जो है इन्फेक्शन के चांसेस कम होंगे। इस्कीमिया ज़रूर होगा, हाइपोक्सिया ज़रूर होगा, ठीक है। उस टिश्यू को ज़ाहिर-सी बात है कम सप्लाई मिल रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा है, लेकिन बिल्कुल इस तरह से नहीं होगा कि उसको कुछ न्यूट्रिएंट्स या ऑक्सीजन मिल ही नहीं रही, ठीक है। एक तो इस बात पे डिपेंड करेगा। दूसरा डिपेंड करेगा रेट ऑफ ऑक्लूजन पे। अगर रेट ऑफ ऑक्लूजन स्लो होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कोलेट्रल्स डेवलप हो जाएँगे। इसकी वजह से हमारे पास रेट ऑफ ऑक्लूजन भी जो है इन्फैक्ट पे डिपेंड इन्फैक्ट को कॉज़ अगर रेट ऑफ ऑक्लूजन स्लो होगा तो इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाएँगे। क्यों कम हो जाएँगे? कोलेटरल्स डेवलप हो चुके होंगे, ठीक है, और वो ब्लड सप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास और क्या हो सकता है? टिश्यू वल्नरेबिलिटी टू हाइपोक्सिया। ये क्यों फैक्टर है? हमने पढ़ा हुआ है कि जो हमारा ब्रेन है वो ज़्यादा प्रोन होता है कि वो हमारे पास चंद सेकंड की भी जो है
ब्लड सप्लाई इस्कीमिया को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब वो बर्दाश्त नहीं कर सकता तो क्या होता है, अनकॉन्शियसनेस डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरह से मुख्तलिफ जो सेल्स हैं ना, वो अपने फंक्शन की बेस पे ज़्यादा या कम प्रोन होते हैं टू इन्फेक्शन, ठीक है। अब हमारे पास मसलन स्किन है, स्किन में कोई बहुत ज़्यादा एक्टिव फंक्शन नहीं हो रहा है, या इस तरह के जो ऑर्गन्स होंगे जिनमें बहुत ज़्यादा एक्टिव मेटाबॉलिज्म नहीं है, तो वो लेस प्रोन होंगे टू द इन्फेक्शन, टू द डेवलपमेंट ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। हमारे पास कौन कौन से ऑर्गन्स की इन्फेक्शन जो है वो कॉमन है। हार्ट की इन्फेक्शन कॉमन है, ठीक है, हार्ट इन्फेक्शन कॉमन है, और ब्रेन की कॉमन है। हार्ट और ब्रेन की कॉमन है, और इसके अलावा जो लंग्स की होती है उससे हमारे पास वो ज़्यादातर क्लिनिकल कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। हमारे पास हार्ट और जो ब्रेन है वो कॉमन है, कॉमन कॉज ऑफ डेथ भी है, और यूएसए में अबाउट 40% है, यहाँ पे लिखा हुआ है बुक में इस तरफ, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। कॉमन कॉजेज़ पता होने चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास कॉम्प्लिकेशन है वो किस किस केस में डेवलप हो सकती है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं समरी ऑफ इन्फेक्शन को, कि हमारे पास इस्केमिक नेक्रोसिस हुआ जिसकी वजह से इन्फेक्शन डेवलप हो गई, ठीक है। और इसके बाद ये इस पे डिपेंड करता है कि कोलैटरल्स डेवलप हुए या नहीं हुए, रेट ऑफ ऑक्लूजन क्या था, टिश्यू वल्नरेबिलिटी क्या थी, ठीक है। और इसके अलावा एनाटमी ऑफ वास्कुलर सप्लाई क्या थी, सिंगल ब्लड सप्लाई थी या फिर ड्यूअल ब्लड सप्लाई थी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। स्टे ट्यून्ड एंड गेट सब्सक्राइब टू माय चैनल। फर्दर मोर, do not get our Palestinian brothers and sisters in your prayer. Thank you so much.